महाराज, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। जब तक इस राज्य में कोई महारानी ना हो तब तक राज्य पूर्ण कैसे हो सकता है महाराज? ठीक है मंत्री जी, यदि आप सबकी यही इच्छा है तो मैं अवश्य विवाह करूंगा। चलो मंत्री जी, आज हम अपने राज्य का हाल खबर लेते हैं। कौन मनुष्य सुख में है और कौन दुख में है। हाँ हाँ महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं। अरे, यह लड़की कौन है? यह तो बहुत सुंदर है। इसके सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी अपना सर शर्म से झुका दें। महाराज, यह लड़की हमारे राज्य के सेठ धनीराम की पुत्री है। राजा उस लड़की को देखकर उसे ही अपनी रानी बनाने का निश्चय कर लेता है। राजा अपने पास से एक स्वर्ण मुद्रा निकालता है और उस सेठ के घर के बाहर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। इसी प्रकार राजा प्रत्येक दिन उसी सेठ के घर के बाहर से निकलता था और एक स्वर्ण मुद्रा फेंक देता और किसी से कुछ कहे बिना वहां से चला जाता था। अरे ये क्या? ये आदमी रोज यहाँ आता है और एक स्वर्ण मुद्रा फेंक कर चला जाता है। मुझे इसकी जानकारी पिताश्री को देनी चाहिए। पिताजी, एक आदमी रोज यहाँ से गुजरता है और एक सोने का सिक्का फेंकता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। ठीक है बेटी, कल जब वो आदमी सिक्के फेंकने के लिए आए तो मुझे बुला लेना। रोज की तरह उस दिन भी वह राजा सोने का सिक्का फेंकता है और चल देता है। अरे सुनिए, हमारे पिताजी आपसे बात करना चाहते हैं। कृपया आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। पिताजी, पिताजी, जल्दी आइए, वही आदमी आ गया है जो रोज यहाँ सोने के सिक्के फेंक कर चला जाता है। कौन हो तुम और हमारे घर में रोज रोज तुम स्वर्ण मुद्राएं क्यों फेंकते हो? इसका क्या कारण है? सेठ जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं आपकी पुत्री को बहुत पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। बोलिए सेठ जी, आपकी क्या शर्त है? महाराज,
मेरी शर्त यही है, यदि आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करना चाहते हैं तो आपको इस कुएं को धन से भरना होगा। जब यह कुआं पूरी तरह धन से भर जाएगा तब मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपके इस कुएं को धन दौलत से भर दूंगा। राजा वापस जाता है और अपना पूरा राजमहल तथा अपनी धन संपत्ति बेचकर सारा धन इकट्ठा करता है। फिर राजा उस कुएं के पास पहुंचता है और धन उतार उतार कर कुएं में फेंकने लगता है, लेकिन कुआं नहीं भरता। अरे ये क्या, मैंने तो अपनी सारी धन संपत्ति इस कुएं में डाल दी है, लेकिन यह कुआं तो भरा ही नहीं है। अब क्या करूं? अब मैं कहां से पैसा लेकर आऊं? चलो ऐसा करता हूँ, मैं जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और उन्हें बाजार में बेचता हूँ। जो पैसे मिलेंगे मैं उन्हें इस कुएं में डालता रहूँगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो एक ना एक दिन यह कुआं जरूर भर जाएगा। फिर वह राजा जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उन्हें कुएं में फेंक दिया करता और वहीं पेड़ के नीचे पड़ा रहता। इसी प्रकार कुछ दिनों तक चलता रहता है। हे ईश्वर, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। आज मैं काम कैसे करूँगा? लेकिन यदि मैं काम नहीं करूँगा तो कुआं कैसे भरेगा? नहीं नहीं, मुझे काम के लिए जाना ही पड़ेगा। अरे बेटा, तुम इतनी कड़कती धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा सा आराम तो कर लो। नहीं बाबा जी, मैं अभी आराम नहीं कर सकता, मुझे अभी बहुत काम करना है। अरे बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य करना है जो तुम इतनी कड़कती धूप में भी काम कर रहे हो? बताओ मुझे। अरे बाबा, मैं क्या बताऊं आपको, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैं यह परेशानी अपने प्रेम को पाने के लिए कर रहा हूँ। फिर श्यामा कुमार उस साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाता है। अब बाबा, आप ही बताओ मैं क्या करूं? उस कुएं को कैसे भरूं? इतना सारा धन मैं कहां से लाऊं बाबा? बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम इस लकड़ी को ले जाओ और उस कुएं की परिक्रमा करके ओम नमः शिवाय का जाप कर इस लकड़ी को उस कुएं में डाल देना, तो वह कुआं धन से भर जाएगा। श्यामा कुमार
उस लकड़ी को लेकर कुएं के पास जाता है और परिक्रमा करने लगता है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो अब इस लकड़ी को कुएं में डाल देता हूँ। अरे वाह, ये कुआं तो सचमुच खजाने से भर गया है। हे भोलेनाथ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सेठ जी, चलिए और देखिए, कुआं खजाने से भर चुका है। अरे वाह राजा साहब, तुमने तो सच में यह कुआं खजाने से भर दिया है। अरे यह तो सच में कुआं खजाने से भर चुका है। अब तो मेरा विवाह इसके साथ अवश्य हो जाएगा। परंतु मेरे पिता तो इतने कंजूस हैं, वो हमें कुछ भी नहीं देंगे और मेरा पति तो खुद कुआं भरते भरते कंगाल हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ असरफियाँ अपने पास छिपा कर रख लेती हूँ। फिर सेठ उन दोनों को वहां से विदा कर देता है। अरे भैया, हम लोग परदेसी हैं। हम दोनों इस गांव में रहना चाहते हैं। क्या हमें यहाँ कहीं रहने के लिए कोई घर मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर दिलाता हूँ। मैं तुम्हें घर तो दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे रोज 1 रुपया लूंगा। यदि मंजूर हो तो बोलो। ठीक है भैया, मैं तुम्हें रोज का 1 रुपया दे दूंगा। अरे रूपरेखा, हमने घर तो ले लिया है, लेकिन इसका किराया हम कहाँ से भरेंगे? आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। यह एक स्वर्ण मुद्रा लीजिए और इसे बेचकर कुछ खाने के लिए ले आइए। और याद रहे, बाजार से 2 गोले ऊन के ले आइएगा। श्यामा कुमार सोनार के घर जाता है और सोने की मुद्रा बेचकर ऊन के 2 गोले तथा चावल लेकर आता है। दोनों पति पत्नी चावल पकाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। रूपरेखा उन दोनों ऊन के गोलों से अच्छे अच्छे दस्ताने व टोपियां बना देती है। आजी सुनिए, आप इन कपड़ों को बाजार में जाकर बेच आइए। आइए आइए, अच्छे अच्छे कपड़े, दस्ताने व टोपियां लेकर जाइए। आइए भैया, देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। आइए आइए। श्यामा कुमार इसी प्रकार रोज रोज कपड़े लेकर यहाँ वहाँ की बाजारों में बेचने लगता है। आजी सुनो,
अब हमारे पास काफी पैसे हो चुके हैं, अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, एक शाही गलीचा बनाती हूँ। हाँ हाँ रूपरेखा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए। रूपरेखा ने गलीचा बनाना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत ही सुंदर गलीचा बनाकर तैयार किया। श्यामा कुमार जब भी उस गलीचे को बेचने के लिए बाजार में जाता तो वह गलीचा नहीं बिकता। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। क्या बात है श्याम भाई, आपका यह गलीचा अभी भी नहीं बिका है? क्या करूं बिरजू भाई, इसकी सही कीमत कोई दे ही नहीं पाता है, तो इसलिए यह गलीचा बिक ही नहीं पा रहा है। अरे श्याम भाई, मेरी बात मानो तो तुम इस गलीचे को लेकर कन्नड़ राज्य चले जाओ। वहाँ की बाजार का यह नियम है, यदि बाजार में सूर्यास्त के बाद कोई सामान ना बिके तो वह सामान राजा खरीद लेता है। तुम इस गलीचे को वहीं लेकर चले जाओ। श्यामा कुमार बिरजू के कहे अनुसार ही कार्य करता है और अपना कपड़े का गट्ठर उठाकर कन्नड़ राज्य की ओर निकल पड़ता है। आइए आइए, अच्छे अच्छे कपड़े, दस्ताने व टोपियां लेकर जाइए। आइए भैया, देखिए कितने सुंदर कपड़े हैं। आइए आइए। श्यामा कुमार को कपड़े बेचते बेचते शाम हो जाती है और तो कपड़े बिक जाते हैं, लेकिन वह गलीचा खरीदने की किसी की हिम्मत नहीं होती। चलो चलो, राजा के पास चलो। तुम्हारा जो भी सामान नहीं बिका है उसे राजा जी खरीद लेंगे। श्यामा कुमार अपना गलीचा उठाता है और राजमहल में पहुंच जाता है। हाँ व्यापारी, बोलिए, तुम्हारा क्या क्या सामान है जो आज बाजार में नहीं बिका है? महाराज, हमारा सारा सामान बिक गया है, लेकिन यह गलीचा नहीं बिका है। अच्छा ठीक है, यह गलीचा तो बहुत सुंदर है, यह किसने बनाया है? महाराज, इस गलीचे को मेरी पत्नी ने बनाया है। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे इस गलीचे की कीमत कितनी है? महाराज, इस गलीचे की कीमत 100 रुपए है। मंत्री जी, इन्हें 100 रुपए नहीं बल्कि इन्हें 100 सोने की मुद्राएं दी जाएं। इनका गलीचा बहुत सुंदर है, इसलिए
इसकी कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। श्यामा कुमार 100 सोने की मुद्राएं पाकर बहुत ही खुश हुआ और वहां से चला गया। श्यामा कुमार को 100 सोने की मुद्राएं देकर राजा किसी गहरी सोच में खो जाता है। यदि यह गलीचा इतना सुंदर है तो इस गलीचे को बनाने वाली कितनी सुंदर होगी। मुझे उसे देखने की बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन क्या करूं? कैसे मिलूं उससे? क्या करूं? हाँ, ये सही रहेगा। सैनिकों, हमारी दासी को बुलवाया जाए। बोलिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? दासी, तुम जाओ और इस व्यापारी का पीछा करो और इसकी पत्नी को कैसे भी करके हमारे पास लेकर आओ। इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वह बुढ़िया एक नवजात बच्चे को लेती है और श्यामा कुमार की तलाश में निकल पड़ती है। श्यामा कुमार को ढूंढते ढूंढते वह उसी बाजार में पहुंच जाती है जहां श्यामा कुमार कपड़े बेचा करता था। वह बूढ़ी महिला श्यामा कुमार की दुकान के पास काफी देर तक खड़ी रहती है। अरे माता जी, आपको काफी देर से देख रहा हूँ कि आप मेरी दुकान के पास खड़ी हैं, लेकिन आप तो कोई सामान भी नहीं खरीद रही हैं। क्या बात है माता जी, आप किसी मुसीबत में हैं क्या? नहीं बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह मेरा बेटा है जो आपकी अंगूठी को देखकर चुप हो जाता है, लेकिन यदि अंगूठी को नहीं देखता है तो रोने लगता है। श्यामा कुमार को लगा कि वह कोई गरीब महिला है जो अपने लालच में आकर यह अंगूठी मांग रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, आप ये अंगूठी रख लीजिए, फिर आपका बेटा नहीं रोएगा। अरे पुत्र, तुम तो बहुत महान हो। तुमने तो मुझे इतनी कीमती अंगूठी उतार कर दे दी। वैसे तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? माता जी, मेरा घर रंजकपुरी में है। मैं वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। फिर वह बूढ़ी महिला श्यामा कुमार के घर जाती है। अरे बेटी, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ चलो। अब तुम्हें इस झोपड़ी में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा साहब ने तुम्हारे पति को
एक सुंदर सा घर दिया है। लेकिन माताजी, आप कौन हो? मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकती। लेकिन पुत्री, मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पति ने ही मुझे भेजा है। यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो इस अंगूठी को देखो। यह अंगूठी आपके पति ने ही भेजी है और कहा था यदि मेरी पत्नी तुम्हारे साथ आने से इनकार करे तो यह अंगूठी उसे दिखा देना, तो वह तुरंत आपके साथ आने को तैयार हो जाएगी। अरे हाँ, यह अंगूठी तो मेरे पति की ही है। इसका मतलब ये औरत ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है माताजी, चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रूपरेखा उस बूढ़ी महिला के साथ चली जाती है। इधर जब श्यामा कुमार बाजार से वापस घर आता है तो देखता है, अरे रूपरेखा, तुम कहाँ हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए नई नई साड़ी लेकर आया हूँ, लेकिन तुम तो कहीं दिख ही नहीं रही हो। कहाँ हो तुम? श्यामा कुमार रूपरेखा को पूरे घर में आवाज लगा लगा कर बुलाता है, लेकिन रूपरेखा कहीं नजर नहीं आती। तो श्यामा कुमार बहुत दुखी हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। आखिर तुम मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकती? क्या रखा है उस मामूली से आदमी में? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम जो भी इच्छा करोगी, मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा। नहीं महाराज, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। वह मेरे लिए किसी राजा से कम नहीं है। नहीं रूपरेखा, तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा और मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी तो मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हे ईश्वर, मैं अपनी इज्जत इस दुष्ट राजा से कैसे बचाऊं? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो या नहीं? महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो रूपरेखा, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी प्रत्येक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं महाराज, मैं अपनी शर्त ऐसे नहीं बताऊंगी। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी शर्त मानेंगे। ठीक है रूपरेखा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुनिए महाराज, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन अभी नहीं। मुझे 6 महीने की मोहलत दो। 6 महीने बाद मैं आपसे विवाह करूंगी। तब तक आप मुझे मेरे हिसाब से जीने दो। फिर रूपरेखा
उसी महल में रहने लगती है। इधर श्यामा कुमार भटकते भटकते एक दिन उसी राज्य में पहुंच जाता है। हाय मेरी रूपरेखा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? वापस लौट कर आ जाओ रूपरेखा। यह आवाज तो मेरे पति की लग रही है। अरे यह तो मेरे पति ही हैं। अरे सुनो दासी, इस पागल को मेरे पास ले आओ। अरे सुनो भाई, तुम्हें हमारी महारानी बुला रही हैं, चलो उनके पास। दासी, तुम अब जा सकती हो। अजी, आपने ये क्या हाल बना लिया है? लेकिन रूपरेखा, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया रूपरेखा? तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? नहीं स्वामी, मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ छल से लाया गया है। फिर रूपरेखा श्यामा कुमार को पूरी कहानी सुनाती है। लेकिन रूपरेखा, अब तुम मेरे साथ वापस कैसे चलोगी? स्वामी, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह लीजिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं और जाइए एक घोड़ा खरीद कर ले आइए और रात में यहीं पर रुकना। अगर राजा पूछे तो कह देना मैं एक व्यापारी हूँ, आज रात यहीं पर रुकने की अनुमति दे दीजिए। और जैसे ही रात के 12 बजेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। ठीक है रूपरेखा, अब मैं चलता हूँ। अब हम लोग रात्रि में मिलेंगे। फिर श्यामा कुमार बाजार की ओर चल देता है। अरे भाई, यह घोड़ा कितने पैसे का है? अरे भैया, यह घोड़ा 200 रुपए का है। ले जाइए भाई, बहुत अच्छा घोड़ा है। इसके जैसा घोड़ा तुम्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। ले जाइए भाई। अरे पहरेदारों, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे आपके राजा से मिलना है। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? महाराज, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं आज रात आपके राजमहल में रुकने की अनुमति चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात रुकने की अनुमति देता हूँ। जैसे ही आधी रात होती है तो श्यामा कुमार बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। तभी 2 चोर आकर राजकुमार का घोड़ा चुरा ले जाते हैं और चोरी करने के लिए घोड़े को महल के पीछे खड़ा कर देते हैं। एक चोर घोड़े पर बैठा रहता है और दूसरा चोर महल में चोरी करने